हेलो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सैम्पल पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, यानी आपको एक पैसेज पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट स्टडिंग पोएट्री कैन बी रोलर कोस्टर राइड। हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए जो है स्टडिंग पोएट्री को पढ़ना ऐसा लगता है रोलर कोस्टर राइड है, मतलब मुश्किल होता है। दिस जर्नी इज पंचुएटेड बाय द मोमेंट्स ऑफ प्रोफाउंड एप्रिसिएशन फॉर सिंपलर पीस एंड इंटरमीडिएट फ्रस्ट्रेशन विद मोर कॉम्प्लेक्स वर्क्स। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इन्हें पढ़ना, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन जनरेट होती है। लेट्स बी रियल हेयर, सम पोएम्स आर जस्ट प्लेन कन्फ्यूजिंग। कुछ पोएम्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। नो अमाउंट ऑफ री रीडिंग सीम्स टू हेल्प डिस्पर टू इंटेंडेड मीनिंग, यानी अगर बार बार वो इसे पोएम को पढ़ा जाए तो उसका मीनिंग समझ नहीं आता। द पजलमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम सच इंस्टेंस कैन बी बोथ वैक्सिंग एंड डीमोटिवेटिंग, जिससे बच्चे और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम इस पोएम को पढ़े ही क्यों। इफ़ सॉल्विंग अ रिडर इज़ वॉट वॉज इंटेंडेड देन प्लेइंग सुडोकू इज़ बेटर ऑप्शन। उन्हें लगता है इससे बढ़िया तो पजल एक सॉल्व कर लें हम। वन इज़ वो ज़्यादा बेहतर है जिसे हम समझ तो पाएंगे। वन इज़ लेट टू पॉन्डर इफ़ ऑब्सक्यूरिटी वॉज द गोल। और एक बच्चा जो है हैरान हो जाता है एक तरीके से, वो समझ ही नहीं पाता क्या उसका गोल है। Conversely, some piece resonate with reader's soul, स्टर्लिंग फीलिंग ऑफ वार्मथ, हैप्पीनेस एंड कनेक्शन टू वर्ड। कुछ पोएम्स तो ऐसी होती है जो उसके सोल तक को टच करती है, उसे हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, कनेक्ट करती है वर्ड से। दीज कॉम्पोजिशन सेंटर ऑन थीम्स दैट आर यूनिवर्सली अंडरस्टूड, जो कि यूनिवर्सली समझी जा सकती है, जैसे कि लव, नेचर और फेथ के बारे में। बीइंग एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से can feel like a little victory and is welcome relief after grappling with more perplexing poetry। और वो बहुत ज़्यादा समझने में, जब अंडरस्टैंड करने लगता है उस पोएम को, व्हाट इज़ ट्राइंग टू से, कि पोएट क्या कह रहा है, लाइक अ विक्ट, उसे लगता है कि उसने एक जीत हासिल कर ली है, उसे एक तरह से रिलीफ मिलता है। किससे? जो भी उन पोएम्स के जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं उनके कंपैरिजन में। देन देयर आर पोएम्स दैट आर इमोशनली चार्ज, द वर्ड्स दैट मेक द रीडर कर्ल अप इन बॉल एंड क्राई और जंप अप डाउन विद जॉय। कुछ पोएम बहुत ज़्यादा इमोशनल पोएम्स होती है जिससे उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है या रोना आता है। वन इज़ लेफ्ट इज ऑ ऑफ द पोएट्स एबिलिटी टू कन्वे इमोशन थ्रू वर्ड्स। और क्या करता है पोएम, जो पोएट होता है वो कन्वे करता है इमोशन को थ्रू वर्ड्स से। Let's not forget the downright weird poems. These are the ones that defy categorization and leave the reader to their own device in attempting to interpret meaning. मतलब कई poems ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा अवज्ञा करती है, मतलब उसे मना कर देती हैं, उसका मीनिंग भी समझ नहीं आता। द ऑथर्स यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, वो फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करता है। अनकन्वेंशनल इमेजनरी कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ bewilderment that is either intriguing or off-putting. Regardless, the reader can appreciate the uniqueness of the work. मतलब कई बार ऐसा होता है कि पोएम इतनी समझ ही नहीं आती कि जो भी पोएट होता है उसे, जो पढ़ने वाला होता है उसे पुट ऑफ कर देता है, और जो रीडर होता है उसे उसकी यूनिकनेस वो शो ही नहीं कर पाता, उसके वर्क की वो समझ ही नहीं पाता। Despite the wide range of emotion and reaction that comes with studying poem, it can be rewarding pursuit. Not only does reading poetry allows one to appreciate artistic beauty of written word, but also enable one to develop crucial critical thinking, analytic thinking. यानी वो डेवलप भी करती है, क्रूशियल थिंकिंग, एनालिटिक थिंकिंग स्किल्स का डेवलपमेंट करती है। The process of unlocking a poem's meaning can feel like cracking a code. उसका मीनिंग समझना, अनलॉक करना पोएम को, इसका मतलब समझना है किसी कोड को क्रैक कर लिया या सॉल्व कर ली कोई पजल। बट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट डिराइव फ्रॉम मास्टरिंग अ चैलेंज पीस कैन बी डीपली ग्रेटिफाई। लेकिन जब उसे समझ जाते तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। फाइनली इम्प्रेसिंग ऑन इंग्लिश टीचर्स विद वेल एनालाइज पोएम कैन बी सोर्स ऑफ प्राइड एंड वैलिडेशन। ये सोर्स हो सकती है प्राइड का। ओवरऑल, डिस्पाइट द वाइड रेंज ऑफ इमोशंस एंड रिएक्शन दैट कम्स स्टडिंग पोएट्री, से जो भी इमोशंस आते हैं उसके बावजूद भी इट कैन बी रिवार्डेड परसुइट। नॉट ओनली डस रिगार्डिंग पोएट्री अलाउस वन टू अप्रिशिएट आर्टिस्टिक ब्यूटी ऑफ रिटन वर्ड,
बट ऑल्सो इनेबल वन टू डेवलप, मतलब ये मैंने आपको बता ही दिया था पैराग्राफ अच्छे से कि क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिक थिंकिंग, ये सब थिंकिंग डेवलप करती है, ग्रेटिफाई करती है हमें। और डीपली फाइनली इम्प्रेसिंग ऑन इंग्लिश टीचर विद वेल एनालाइज पोएम कैन बी सोर्स ऑफ प्राइड और वैलिडेशन। अगर हम इंग्लिश टीचर को जो है इम्प्रेस करेंगे, इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो हम अच्छे से पोएम को, एक सोर्स है जिससे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो वो इम्प्रेस हो सकती है। ओवरऑल स्टडिंग पोएट्री इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ मिक्स चॉकलेट का बॉक्स है, यू नेवर नो व्हाट आर गोइंग टू गेट, आपको नहीं पता कि क्या चाहिए। कॉम्प्लेक्स भी है, इमोशनल, सिंपल, डाउन राइट, वियर्ड, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी गेन फ्रॉम द एक्सपीरियंस, सो लेट अपलाउड all the poet out there for making us laugh, cry, scratch our head and occasionally feel like a genius। मतलब ये पोएट्री के बारे में बताया गया, उसके प्रॉस एंड कॉन्स वगैरह। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ऑथर एटीट्यूड, ऑथर का क्या एटीट्यूड है, फाइंड्स पोएट्री, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, रिकॉग्नाइज द चैलेंज ऑफ स्टडिंग पोएट्री, recognize the challenge of studying poetry but also acknowledge the rewards it offer, यानी पोएट्री के बारे में उसके चैलेंजेस को और उसके रिवार्ड्स को जानना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द टोन ऑफ राइटर इन गिवन लाइन्स में क्या टोन है, इफ सॉल्विंग अ रिडल इट इज़ व्हाट वाज इंटेंडेड देन प्लेइंग सुडोको इज़ बेटर ऑप्शन, वन इज़ लेट टू पॉन्डर इफ ऑब्सक्यूरिटी वाज द गोल। तो इसमें टोन उसकी कैसी है, क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज कर रहा है पोएम को, कि मतलब पोएट्री पढ़ने से अच्छा तो कोई एक पजल ही सॉल्व कर ले उठा के। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द ऑथर यूज विविड इमेजनरी इन पैराग्राफ 3, कर्ल अप इन बॉल एंड क्राई एंड जंप अप डाउन विद जॉय ग्रेटली अफेक्ट द रीडर बिकॉज, इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें आंसर ये वाला आएगा, इट क्रिएट्स अ पावरफुल इमोशनल इम्पैक्ट एंड एनहांस द रीडर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ इमोशन दैट कैन बी कन्वेड थ्रू पोएट्री। मतलब ये पूरा करना था कंप्लीट सेंटेंस। इसमें बताना है, आइडेंटिफाई टू सेट्स ऑफ एंटोनिम, टू सेट्स ऑफ एंटोनिम कौन कौन से, इंट्रिग्यूइंग एंड ऑफ पुटिंग एंटोनिम है, सिंपल और चैलेंजिंग ये दोनों एंटोनिम है। नेक्स्ट इज वी कैन से दैट ऑथर्स टोन बिकम मोर न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव व्हेन डिस्कसिंग वियर्ड पोएम कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ पोएट्री बिकॉज, ये भी कंप्लीट करना है। तो ऑथर एक्नॉलेज वियर्ड पोएम कैन बी पुटिंग ऑफ बट ऑल्सो अप्रिशिएट देयर यूनिकनेस एंड चैलेंज दे प्रेजेंट द रीडर। तो ये सेंटेंस को आपको क्या करना था, कंप्लीट करना था। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन रीडिंग ऑफ पैसेज एग्जामिन इन 40 वर्ड्स हाउ स्टडिंग पोएट्री कैन बी एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी। ये 40 वर्ड्स में आपको लिखना है कि कैसे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं न्यू सिटी को, पोएट्री से नई नई सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग ये लिख लेना है। इसका आंसर ये है, आप यहाँ से एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मैसेज कन्वेड बाय हिनास एक्सपीरियंस इन फॉलोइंग केस, इसमें क्या एक्सपीरियंस शो हो रहा है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी, परसिस्टेंस मेक स्टडिंग पोएट्री इन अ रिवार्डिंग परस्यूट, यानी अगर हम कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहेंगे पोएम को तो एक रिवार्ड की तरह वर्क करेगी वो। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द लाइन्स डिस्प्ले ऑन एग्जाम्पल सिंपल, कॉम्प्लेक्स, इमोशनली चार्ज और डाउनवर्ड, ये कैसी लाइन्स हैं। तो ये वाली लाइन्स कैसी है, सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि समझ आ रही है, सनराइज इन द ईस्ट, अ न्यू डे बिगिंस, अ फ्रेश स्टार्ट, बर्ड्स चर्प, नेचुरल वेकअप, मतलब इजीली हमें समझ आ रहा है। नेक्स्ट पैसेज है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, रिडक्शन इन ग्रीन एरियाज हैज़ कॉज वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, यानी जो ग्रीन एरिया है वो कम हो रहा है, रिडक्शन यानी कम हो रहा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है बढ़ रही है, कॉज है यानी वो वही कारण है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का। People squeeze between concrete structure are looking for various ways to meet their longing for green. And one of the ways to do is vertical gardens and green walls. Vertical gardening is a unique method of gardening where plants are grown in vertical position and upward rather than in traditional method of planting them on ground. यानी कि जो आजकल वर्टिकल गार्डनिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, इसका मतलब है जो पीपल है, जो लोग हैं, वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उगाते हैं किसमें, अपवर्ड डायरेक्शन में। द पर्पस ऑफ वर्टिकल गार्डन्स एंड ग्रीन वॉल्स विच अराइज फ्रॉम स्टडीज ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, मतलब जो पर्पस है वर्टिकल गार्डन का, जो कि अराइज होता है अलग अलग स्टडीज से हमें पता चला है उसका पर्पस क्या क्या है।
landscape architects, engineers is to close the cold image of concrete and increase the visual value. उससे visual value बढ़ जाती है, यानी देखने की वैल्यू. इन दिस सिस्टम नेचर एंड स्ट्रक्चर आर इंटीग्रेटेड, यानी नेचर को और स्ट्रक्चर को दोनों को इंटीग्रेट किया जाता है, इक्वल किया जाता है, यानी एक साथ बैठाना, कोऑर्डिनेट करना. दस अर्बन एरियाज एंड द डिजायर्ड एनवायरनमेंट हैव बिकम इंटरवाइंड. और जो अर्बन एरिया डिजायर एनवायरनमेंट वो कैसा होता है, इंटरवाइंड होता है. वर्टिकल गार्डन केस स्टडी ऑफर शो दैट तो फंक्शनली शुड बी foreground when vertical garden are planted. They are generally made of aesthetic element, यानी कि ब्यूटी उसकी बढ़ जाती है. सिटी अंडरपास, सिटी स्क्वायर एंड डेकोरेटिव एलिमेंट्स इन रेसिडेंस विथ सीकिंग फंक्शनैलिटी, यानी रेसिडेंस में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे लगाते हैं तो डेकोरेशन कर देते हैं उससे. एक्सपर्ट सपोर्ट दैट विजुअल क्वालिटी इवेल्युएशन ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ यूज़र. ये सब किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, विजुअल क्वालिटी और उसका इवेल्यूशन जो होता है आर्किटेक्चर का, वो यूजुअल की सेटिस्फेक्शन की, जो भी यूज़ करता है यूजुअली लोगों की सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है. हैंस अ सर्वे क्वेश्चनियर वाज प्रिपेयर्ड फॉर रेजिडेंट, यानी क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया गया है अलग अलग एज ग्रुप का मेट्रोपॉलिटन सिटी से, यानी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है उन्हें बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन. तो इसमें बोला गया है इम्प्रूव, मतलब अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसमें उसके बाद अलग अलग लोगों ने जवाब दिया, कौन इस चीज़ से एग्री है, कौन इस चीज़ से डिसएग्री है, कौन न्यूट्रल है, कौन मतलब नहीं पसंद करता है या बिल्कुल ही स्ट्रांगली डिसएग्री है. तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं और इसकी डिटेल्स है. द स्टडीज़ एक्नॉलेज, और इस स्टडी से जो ऊपर टेबल है उसकी स्टडी से पता चलता है वर्टिकल गार्डनिंग हैज़ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म अर्बन स्पेसेस इनटू ग्रीन, यानी उस वर्टिकल गार्डनिंग की वजह से अर्बन स्पेस को भी ग्रीनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी अर्बन जो शहरी जगह है वहाँ पे भी हरियाली की जा सकती है. सस्टेनेबल एरियाज एंड फर्दर रिसर्च शुड एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग ऑन एनवायरनमेंट. और इसमें ये बताया गया है कि वर्टिकल गार्डनिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे. देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, एनालॉजी अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. तो वी कैन से दैट सिचुएशन ऑफ पीपल इन कंक्रीट स्ट्रक्चर इज कंपेरेबल विथ फिश लिविंग इन फिश बॉल एंड द नीड ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग नीड फॉर डेकोरेशन इन फिश बॉल. बिकॉज मतलब वर्टिकल गार्डनिंग की क्यों नीड है, क्योंकि a fish needs decoration such as plants, rocks to stimulate a natural environment, improve its quality of life. People living in urban areas need green spaces. इसलिए अर्बन एरिया में भी लोगों को ज़रूरत है वर्टिकल गार्डनिंग की, ताकि ग्रीनरी हो जाए, वहाँ पे हरियाली वगैरह फैल जाए. देखिए इसमें चूज़ करना है, इन दोनों में से एक चूज़ करना है. जैसे फैक्ट या ओपिनियन में से यहाँ पे क्या आएगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा. द स्टेटमेंट दैट अर्बन स्पेसेस हैव बिकम मोर क्लोजली कनेक्टेड विद डिजायर्ड नेचुरल सराउंडिंग थ्रू इनकॉर्पोरेशन ऑफ नेचर एंड स्ट्रक्चर इन वर्टिकल गार्डन्स ग्रीन वॉल इज़ अ क्या है, ओपिनियन है, ये लोगों का विचार है. तो इसलिए फैक्ट ही आएगा, ओपिनियन है, बिकॉज इट इज़ अ डैश, ये क्या है जो है, ये है हमारा सब्जेक्टिव जज. नेक्स्ट है जस्टिफाई करना है इन्हें 40 वर्ड्स में, यानी इसे पढ़ के ना जस्टिफाई करना है, यानी इसका जवाब देना है सही है कि गलत है. तो वाइल द सर्वे रिजल्ट सजेस्ट वर्टिकल गार्डन में बी इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरियाज, तो ये सही है बिल्कुल कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर देते हैं, ट्रू है. इसकी डिटेल्स आप यहाँ से देख लीजिएगा बाकी. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सर्वे रिजल्ट विच टू कंसर्न शुड अ सिटी गवर्नमेंट लुकिंग टू इंस्टॉल वर्टिकल गार्डन. कौन कौन सी दो चिंताएं हैं गवर्नमेंट के लिए. एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी वर्टिकल गार्डन को बनाने के लिए, और एरियाज भी बहुत ज़्यादा चाहिए, जो कि एरिया की हमें दिक्कत है. नेक्स्ट इज इन अ टेबल द स्टेटमेंट वर्टिकल गार्डन इंक्रीज एयर क्वालिटी, इससे एयर क्वालिटी बढ़ती है, अच्छी हो जाती है इंडोर और आउटडोर. इसके बारे में बताना है तो ये डिटेल से. पार्टिसिपेट मे नॉट बी फुली इन्फॉर्म्ड और अवेयर ऑफ इफेक्ट ऑफ वर्टिकल गार्डन. देखिए इसमें पॉसिबल इंटरफेरेंस लिखने हैं, तो इसमें लिखे हुए आप देख लीजिएगा, कोई भी लिख देना इसमें से. नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्प्लेड देन इंटरवाइंड सिग्निफाइज. तो इसमें कौन से वाला ऑप्शन ठीक है जिसमें इंटरवाइंड दिखा रहा है, ये है सेकंड वाला, ये होता है इंटरवाइंड.
नेक्स्ट है इनफर वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग की। एक बेनिफिट बताना है और ड्रॉबैक यानी एक कमी बतानी है। तो बेनिफिट तो आपने सारे ही पढ़े हैं। वर्टिकल गार्डनिंग जो है स्मॉल स्पेसेस में भी लगाई जा सकती है और इसकी एस्थेटिक वैल्यू है, इससे ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी वगैरह शो होती है। और इसके मतलब ड्रॉबैक तो वही है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है इसे लगाने में और बहुत ज़्यादा स्पेस जितना चाहिए होता है रिक्वायर्ड स्पेस नहीं मिल पाता। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन टेक वे फ्रॉम द स्टडी मेंशन इन पैसेज। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसमें यह है, इसमें से बताना है एक टेक वे। तो इसका आंसर आएगा बी, वर्टिकल गार्डनिंग इज सस्टेनेबल प्रैक्टिस होती है जो कि ट्रांसफॉर्म कर देती है अर्बन स्पेसेस को ग्रीन एरियाज में, यानी शहरी जगहों को भी वो ग्रीन एरियाज में कन्वर्ट कर सकती है वर्टिकल गार्डनिंग। ये वाला पैसेज क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या आएगा? दिस इज विद रेफरेंस टू कमेटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट, हाईलाइट्स नहीं होता, हाईलाइट नहीं होगा, हाईलाइट्स होगा। तो इसका आंसर आएगा हाईलाइट्स। इसमें एरर बतानी है और करेक्शन बतानी है। तो क्या आएगा? दिस डिलाइटफुल रिसीव मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विद इट बैलेंस स्पाइसेस एंड ओरिएंटल फ्लेवर। तो क्या आएगा? इसमें मस्ट नहीं आएगा, मस्ट की जगह आएगा विल, क्योंकि ये जो रेसिपी है वो होगी आपके हंगर पे काबू, तो मस्ट नहीं आएगा। मस्ट आते जब चाहिए होता है। नेक्स्ट देखिए इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर। तो क्या आएगा? अभिलेश आस्क नेहा वेदर इफ हर बेस्ट फ्रेंड वॉज हेल्पिंग हर इन दैट सिचुएशन। तो क्या आ जाएगा? अभिषेक आस्क नेहा आ जाएगा और पास्ट में हो जाएगा, वॉज आ जाएगा इसकी जगह। इसमें देखिए क्या आएगा? सारा शबनम, उसने सारा ने शबनम से क्या पूछा? तो किस बारे में पूछा होगा? अबाउट हर चॉइस टू पार्टिसिपेट, उसकी चॉइस के बारे में पूछा होगा। तो अबाउट जब लगता है जब बारे में आता है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। अ कॉपी ऑफ प्लान इज एनक्लोज। तो एनक्लोज के साथ क्या आएगा? एनक्लोज एंड दिस मे बी, क्योंकि दैट मे बी नहीं आएगा ना, देन मे बी आएगा, दिस मे बी, तो दिस आ जाएगा आंसर। इसमें एरर और करेक्शन बतानी है। तो इसका आंसर क्या आएगा 6 वाले का? द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी। तो एम्ड नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कैसे पता है पास्ट में सेंटेंस, तो एम्ड की जगह क्या आएगा? एम। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी एरर बतानी है और करेक्शन बतानी है। तो इसमें एरर क्या है? इसमें है इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर द एसोसिएशन अमंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर। अब देखिए इसमें कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच कर रहे हैं, शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर। तो दो चीज़ों के बीच जब भी कंपैरिजन होता है तो अमंग नहीं आता, क्या आता है? बिटवीन आता है। नेक्स्ट है द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी, दैट क्या आएगा? लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फीलिंग आ जाएगा, फीलिंग। ये सेंटेंस पूरा करना है। क्या आएगा? कस्टमर आंसर इन अफर्मेटिव एंड एक्सप्लेन दैट। क्या किया उसने? कस्टमर ने क्या आंसर दिया? उसमें आएगा अनलाइक द प्रीवियस मंथ ही हैड बीन अवे फ्रॉम क्वाइट। तो क्या आ जाएगा? ये अनलाइक प्रीवियस मंथ ही हैड बीन आ जाएगा, आई हैव बीन की जगह ही हैड बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या आएगा? रीजनल कॉम्पिटिशन अवार्ड हैव बीन अनाउंस एंड आर स्कूल म्यूजिक क्लब क्या हुआ? हमारा स्कूल म्यूजिक क्लब जीत गया, तो हैज वन, क्योंकि हैव था तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? हैज। नेक्स्ट देखिए इसे पूरा करना है। तो क्या आएगा? द रिवर रन्स थ्रू योर वेन्स, द ट्रीज एंड माउंटेन डैश योर नेम। तो क्या आएगा? कॉल योर नेम, आपका नाम बुलाते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें एरर और करेक्शन बताना है। पैसेंजर विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ बेसिस फेयर। तो क्या आएगा? यहाँ पे विल की जगह आएगा शुड, पैसेंजर को जल्दी टाइम पे पहुंचना चाहिए, तो शुड यूज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एज वैशाली नाथनी
of 214 Indrani apartment, Vaishali Street, Jaipur. You believe that forming ecology club, appointing eco-minders in your city can aid in preservation and conservation of nature. आपको लेटर लिखना है, आपके बारे में बताया गया कि आप कहाँ रहते हो, आपका क्या नाम है, और आपको एक लेटर लिखना है 120 वर्ड्स का. किसे लिखना है? एमएलए को लिखना है, जिसमें आपको लिखना है नीड टू फॉर्म सच क्लब्स, कि कुछ क्लब्स बनाने चाहिए, जैसे ऊपर ही बताया गया है कि इकोलॉजिकल क्लब एंड अपॉइंटिंग इको माइंडर्स को अपॉइंट करना चाहिए, जिससे प्रिजर्वेशन हो सके और कंजर्वेशन हो सके नेचर की. तो सबसे पहले ऊपर अपना एड्रेस लिखेंगे, देन उसके बाद डेट, देन एमएलए, उसका कोई भी एड्रेस लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद जो भी लेटर की बॉडी है वो लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे योर सिंसियरली एंड सिग्नेचर, या फिर अपना नाम लिखेंगे. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट भी एक लेटर ही है, तो देख लीजिएगा इसे. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, एक मतलब चार्ट में शो किए हुए हैं ये सारे पॉइंट्स, और आपको क्या लिखना है? पैराग्राफ लिखना है. तो पैराग्राफ हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना है, इन सारे पॉइंट्स को इन्वॉल्व करना है. पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस का बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं करना है. और नेक्स्ट भी है, की पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको लाइन वाइज, और उसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, तो इसी तरीके से वो भी लिखना है. अब देखिए नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? लिटरेचर है, यानी आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस देने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं. जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है. The question he tried to answer was simple. What is the purpose of 12 tiny gold spot on monarch pupa? मतलब monarch pupa पे जो gold spot है उसका क्या पर्पस है? Everyone assume the spots were ornamental. कई सब लोग एज्यूम करते हैं स्पॉट्स जो हैं, गोल्ड स्पॉट्स हैं, ऑर्नामेंटल हैं, यानी गहने जवाहरात को दिखाते हैं. बट डॉक्टर ओरकाट डिडंट बिलीव इट. जो ओरकाट डॉक्टर है वो इस बात को बिलीव नहीं करते. टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड बिल्ट अ डिवाइस दैट शोड दैट वाज स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट. तो एक जो एब्राइट होता है और उसका फ्रेंड है, वो ये एनालाइज करता है ये जो स्पॉट है वो किस लिए है, ये प्रोड्यूस करने के लिए बटरफ्लाई के हार्मोन्स, जिससे उसका डेवलपमेंट हो सके. दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर, और इसमें एब्राइट को फर्स्ट अवार्ड मिला पूरी कंट्री में, एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. तो एब्राइट को इंटरनेशनल फेयर में क्या मिला? अवार्ड मिला फर्स्ट, एंड उसे नेशनल में अवार्ड मिला, और इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री मिली. देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और जूलॉजी के लिए उसे थर्ड प्लेस मिला. ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एंटोमोलॉजी लेबॉर्ट्री ऑफ वॉल्टर रीड. मतलब इस जगह उसे काम करने का मौका भी मिला, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. देखिए अब क्वेश्चंस देख लेंगे. एवरीवन एज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड, बट योर ओरकाट डिडंट बिलीव इट. इसका मतलब बताना है आपको, तो इसका मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आंसर में लिखा है डॉक्टर ओरकाट वॉज अ क्यूरियस ओपन माइंडेड साइंटिस्ट, से इसलिए उन्होंने बिलीव नहीं किया. ही वॉज नॉट कंटेंट टू सिंपली एक्सेप्टेड कन्वेंशनल विजडम, यानी वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर लेते पुरानी चीज़ों को, वो उसके बारे में विचार करते हैं. नेक्स्ट ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. नेक्स्ट देखिए थर्ड वन, एवराइट अप्रोच टूवर्ड्स फाइंडिंग द पर्पस ऑफ द गोल्ड स्पॉट्स ऑफ मोनार्क प्यूपा वॉज हाईली इफेक्टिव. मतलब उसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी. तो क्या क्या लिखना है कि क्यों इफेक्टिव रही, उसके बारे में ऊपर रीज़न दिया ही था जो कि हमने पढ़ा था, कि एवराइट की अप्रोच बहुत अच्छी रही क्योंकि उसे फिर इंटरनेशनल फेयर में मौका मिला, उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला. ये सारा ऊपर से देख के आप लिख सकते हैं 40 वर्ड्स में. और इसके बाद लिखना है विच फ्रेज वुड करेक्टली सब्सिट्यूट अ चांस. मतलब कौन सी फ्रेज है जो चांस को सब्सिट्यूट करती है. तो चांस का सेकंड मतलब क्या मतलब होता है? एन अपॉर्चुनिटी.
Lomov. It's cold. I'm trembling all over, just as I had got an examination before me. The great thing is, I must have to my mind made up. If I give myself to time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an idea or real love, then I will never get married. ये लोमोव जो है बात कर रहा होता है खुद से कि क्या क्या है. इट कुड. नटालिया स्टीफन नोवा is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. What more do I want? मैं क्या चाहता हूँ? But I am getting a noise in my ears from excitement, and it's impossible for me not to marry. In the first place, I am already 35, a critical age, so to speak. In the second phase, I ought to lead a quiet and regular life. I suffer from palpitations. I'm excitable and always getting awfully upset. At this very moment, my lips are trembling and there is a twitch in my right eyebrow. मतलब इसमें ये बताया गया है, लोमोव अपने बारे में बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, हेजिटेट हो रहा हूँ, मुझे अपना टाइम चाहिए क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ. और नटालिया के बारे में सोच रहा है जो कि बहुत अच्छी लड़की है, वेल एजुकेटेड है, हाउसकीपर है. तो वो सोच रहा है कि मेरी एज 35 हो गई है, मैं शादी करूँ या नहीं करूँ. इस वजह से उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही है. यही पैराग्राफ में बताया गया है. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न व्हाई लोमोव थिंक्स ही मस्ट मैरी. कौन सा ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से वो शादी ऐसा नहीं सोचता था कि शादी नहीं करनी चाहिए. तो रीज़न था डी वाला, ही इज़ लव विद नटालिया, क्योंकि उसे नटालिया से कोई प्यार व्यार नहीं था. तो ये वाला गलत है क्योंकि वो 35 ईयर्स का था. ये वाला भी सही है. और उसे परपिटेशन था, ये भी सही है. वो एक्साइटेबल था, ये भी सही है. वाई इज़ इट फेयर to say Lomov's tone when he says what more do I want is uncertain and questioning. इसके बारे में ये जो लाइन है इसके बारे में आपको डिटेल लिखनी है तो आप क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हैं कि what do I more. उसके बाद ही ट्राइंग टू वो अपने आप को कन्वेंस कर रहा होता है कि नटालिया स्टीफन इज़ अ सुटेबल मैच फॉर हिम, वो उसके लिए सुटेबल है, इसीलिए वो ये सब अपने आप को कन्वेंस करने के लिए बोल रहा होता है. ये लाइन. नेक्स्ट देखिए डिस्क्रिप्शन. इनमें से करेक्ट वाला बताना है तो इनमें से करेक्ट वाला ऑप्शन नंबर बी है. अ सॉलिक्यूड इज अ स्पीच गिवन बाय कैरेक्टर अलोन ऑन स्टेज विच रिवील्स देयर इनर मोस्ट थॉट एंड फीलिंग टू ऑडियंस. मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो इंसान अकेले रहता है वो अकेले किस तरीके से बात करता है, थॉट्स वगैरह को किस तरीके से एक्सप्रेस करता है. मतलब वो एक ही चीज़ के फ़ायदे और नुकसान खुद ही सोच लेता है. नेक्स्ट देखिए इफ़ एन एक्टर वर एन एंटेक्ट दिस एक्सट्रैक्ट व्हाट वुड बी ही रिक्वायर्ड फोकस ऑन बाय मॉड्यूलेटिंग हिज वॉइस. तो इसका आंसर है द एक्टर वुड बी रिक्वायर्ड टू कन्वे लोमोव नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट. वो शो कर रहा है थ्रू हिज वॉइस मॉड्यूलेशन. मतलब वॉइस को चेंज करके क्या शो कर रहा है कि वो नर्वस है लोमोव और एक्साइटेड है. नेक्स्ट है पोएम के एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं जिसमें से आपको पढ़ के आंसर्स देने हैं. बट इफ़ इट आई हैड टू perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction eyes is also great and would suffice. इसमें क्या मतलब है. स्पीकर सेज eyes could bring about end of word. He refers to dash means. उसका क्या मतलब है end of word का. ये उसका मतलब है कि कैसे दुनिया का अंत होगा. हेटरेट से, इनडिफरेंस से, बिटरनेस से यानी कड़वाहट से, नफ़रत से दुनिया ख़त्म हो जाएगी. नेक्स्ट है व्हाट डज स्पीकर अलाइनमेंट विद दोज हु फेवर आइज सजेस्ट. जो लोग आइज को सजेस्ट करते हैं दे हैव सीन डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैक ऑफ एम्पैथी. मतलब जो लोग आइज को सजेस्ट करते हैं उसकी नज़रों में वो ये देख सकते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे एम्पैथी के, इमोशनल कनेक्शन ना होने के क्या परिणाम हो सकते हैं. इसमें से बताना है बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ द स्पीकर एटीट्यूड. उसका एटीट्यूड कैसा है इस पोएम में. रिस्पेक्टफुल. नेक्स्ट है पोएट्स यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन दिस लाइन. तो यूज़ ऑफ लैंग्वेज का लिखना है तो लिख लीजिएगा कि लैंग्वेज ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड, कन्वेंशनल टोन है, सिंपल है, सिंप्लिसिटी है लैंग्वेज में. बस ये सब लिख लीजिएगा. नेक्स्ट पोएम है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग
ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। और इसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं। इन वॉट वाई डज द लैंग्वेज यूज इन दिस पोएम चैलेंज ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ पोएट्री शुड बी। क्या चैलेंजेस हैं ट्रेडिशनल पोएम्स के। पोएट्री ऑफन रिलाइज ऑन कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स होती है, मुश्किल होती है, रिदम्स, स्कीम, मेटाफर्स वगैरह का यूज़ किया होता है। उसमें सिंपल मतलब सिंपल नहीं होती, तो ये सारी उसकी कमियां हैं ट्रेडिशनल पोएम्स की। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ यूज ऑफ लिटिल। लिटिल का क्या यूज है। लिटिल यूज टू डिस्क्राइब फॉग इन द पोएम सजेस्ट सबटाइटल एंड क्वाइट नेचर ऑफ फॉग। फॉग के बारे में बताने के लिए डिस्क्राइब किया गया है लिटिल। और भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसमें देख के। नेक्स्ट है दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम टेल अस द सिटीज। सिटी वो कैसी थी, कोस्टल सिटी थी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इमेजिनरी यूज इन दिस लाइन ऑफ पोएम। विजुअल, एनिमल, इमेजिनरी, इन सब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं और वीडियो हो गई कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।